में तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तो माइक जैसे कि आप लोग चुनाव के बाद दोस्ती में हाथ मिला लेते हैं, वैसे ही माइक भी बांट लीजिएगा। ये तो जनता को दिखाने के लिए कि हम लोग जो है दुश्मन है, उसको वोट मत देना रे करके। बाद में एक ही कप में चाय पीते हैं लोग ना। तो इसलिए चुनाव समय जो लड़ते हैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। तो बहुत बहुत सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इंद्र प्रसाद बघेल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अबूझमाड़, जिसको कोई बूझ ना सका हो, वो कहते हैं अबूझमाड़। हम लोग रायपुर में बैठ के अक्सर हमारे पास फोटो कैसी आती है, झीरिया का पानी पी रहे हैं। कई ऐसे गांव की तस्वीर आती है जिन्होंने कभी लाइट नहीं देखी, तार नहीं देखी, हैंडपंप नहीं देखा, कई ऐसी तस्वीर आती रहती है। अब तस्वीर कैसी है जी? अभी तो आप वर्तमान में देख ही रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। तरह तरह के अभी आज कल ही देखेंगे हमारे अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन जी। इसी उद्देश्य से लोगों को जोड़ने के लिए, खास करके अंदरूनी क्षेत्रों में इतने विकास की धारा प्रवाह हो रही है जी। मेन लोगों को जोड़ने के लिए ही एक खेल का आयोजन किया गया है। और सरकार की ओर से पहले मायने में रखे तो कनेक्टिविटी के तौर पर आप सड़क लीजिए, सड़क होगी, गांव तक पहुंचेगी, लोगों की विकास होगी, आम जन तक हमारी सरकार की योजनाएं, जितनी भी योजनाएं संचालित हो रहे हैं, जन जन तक पहुंच रही है। और यहां तक प्रयास की जा रही है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित हो, और इतनी बड़ी जो योजना है, तो बघेल जी का दावा है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है लोग पहुंचने लगा है। तो मैं जरा विजय सलाम जी से पूछ लेता हूं कि आखिर में वाकई में अंतिम व्यक्ति तक पहुंची योजनाएं 2 साल में? बघेल जी का दावा है कि अब जो है योजनाएं और विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने लगी है। 5 साल में आप लोगों ने कहां तक पहुंचाया था, आप कहां तक पहुंचा रहे हैं बघेल जी? सबसे पहले तो मैं आप एनएच की इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने नारायणपुर में एक अच्छा जो सरकार की विफलताओं को दिखाने का प्रयास किया है। आदरणीय इंद्रजीत बघेल जी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो शायद नगर पालिका से बाहर निकले तो समझ आए कि हमारे माड़ की क्या स्थिति। मैं युवा हूं, युवाओं की बात करूंगा और सबसे पहले शिक्षा की बात करूंगा। हमारे बीच में महिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनके क्षेत्र में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की सरकार ने जब माइंस की वहां पे कंपनियां लगी तो युवाओं के लिए आईटीआई की स्थापना की थी। वो आईटीआई आज बंद हो चुका है इस सरकार में। वहां पे युवाओं को शिक्षित किया जाए इसके लिए कॉलेज ओपन किया था, छोटे डोंगर में कॉलेज ओपन किया था, बीएससी बीकॉम वहां पे कर सके लोग। उसकी स्थिति ऐसी है कि आज वो बंद होने के कगार में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच पा रही हैं। मैं बीच में रोकने के लिए विजय भाई क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन जो एक मैं तो 28 साल हो गए इस फील्ड में, हमने भूपेश बघेल जी का भी कार्यकाल देखा है। एक रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। 5 साल में 83 स्कूल बंद हुए शिक्षकों की कमी के कारण। तो आपकी सरकार एक भी शिक्षक भर्ती क्यों नहीं कर पाई? अभी तो इन्होंने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं कर रहे। इनके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो 57,000 है। वो पता नहीं 5 साल में पूरे होंगे कि 25 साल लगेंगे, इसका तो हमको अंदाजा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम किया है, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया है। एक सवाल है, जब इतना अच्छा काम किया तो जनता ने निपटा क्यों दिया आपको? देखिए वो तो जनता जनार्दन है। हम लोगों ने 2018 में हमारी सरकार बनी जी। हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया, युवाओं के हित में बात हो, चाहे महिलाओं के हित में बात हो या जनहितैषी मुद्दे हो। जी भैया आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे जिले में 2 तहसील मात्र थे जब से जिला बना हुआ था। भूपेश बघेल जी की देन है, 2 तहसील और बना, कोकामेटा और छोटे डोंगर। ये जनहितैषी की बात है। लेकिन नगर पालिका एक का एक ही रह गया। नगर पालिका एक ही। हम लोगों ने सोचा है कि नगर पालिका का नगर निगम बनाया जाए और जनरल लोगों को भी मौका मिले और युद्ध थोड़ा तगड़ा हो। चलिए, तो एक बार मैं संध्या जी के पास आता हूँ। संध्या जी दावा कर रहे हैं कि जो है वो आईटीआई हुआ, बंद हो गया, ठीक है ना। मैंने जैसे कि एग्जाम्पल दिया, 83 स्कूल बंद हुए थे, समान तरीके की बातें हुई थी। एक चीज बड़ी सोचने वाली बात है इसमें, जैसे कि मैंने बताया ना कि राजनीति में सब लोग जो है मौसेरे भाई हैं।
तो आपके यहाँ धान चूहे खा जाते हैं, उनके यहाँ गोबर पानी में बह जाता है, ये क्या कलाकारी है? मैं INH को समाचार के जितने भी आप लोग जुड़े हुए हो, आज हमें आमंत्रित किए, आपको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सभी आज मंच में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम अच्छा है कि लोगों को पता चले कि इसके माध्यम से सभी तरफ क्या हो रहा है हमारे। मैं आपके इस माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी जवाब दे रहे थे कि माइंस कंपनी जो छोटे डोंगर में खोला गया है, ITI बंद नहीं हुआ है, अभी जाके देखें, मैंने स्वयं उसका उद्घाटन की हूँ, अभी चालू है। बच्चे अभी वहाँ पे ITI के माध्यम से कंप्यूटर सीख रहे हैं और कॉलेज भी चालू है। और जितना भी अपने बीजेपी के सरकार के समय ही स्कूल खोला गया, सभी यहाँ केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, यहाँ शहर में देखिए, जो शहर का इन लोग दावा कर रहे हैं। 15 साल तक नगर पालिका में हमेशा कांग्रेस की ही पार्टी थी, लेकिन गड्ढे कैसे थे आप स्वयं देखते थे। अभी केवल 2 वर्ष होने जा रहा है, जो यहाँ नगर पालिका का सड़क को देखो या फिर शिक्षा के स्तर भी बहुत कुछ बढ़ गई है। जब हमारे माननीय केदार कश्यप जी जब शिक्षा मंत्री थे, आप सभी को अवगत है और आप सभी जानते हैं। संजय जी, एक सवाल है मेरा, आप जैसे छोटे डोंगर जाना हो तो 4 व्हीलर से जा सकते हैं? जी, आपको मैं, हाँ सही, आपने इसका मैं जवाब दे रही हूँ। जब हमारे बीजेपी की सरकार थी उस समय सड़क बना था, और जब कांग्रेस की पार्टी आई तभी माइन से भी खुला है, और वहीं से पूरा सड़क खराब हो गया है। और अभी जो निर्माण चल रहा है और बनेगा भी। हाँ। तो निर्माण होगा भी, बनेगा भी, लेकिन मेरा सवाल वही था कि जैसे नारायणपुर से जो कनेक्टिविटी है, आदरणीय आप शायद जवाब देना चाहते हैं कि जो कनेक्टिविटी सड़क है, तीनों सड़क, ये आम जनता, मैं तो रायपुर से आया हूँ, कभी कभार आता हूँ, जैसे वैद्य जी के पास में आते रहता हूँ, तो नारायणपुर से फरसगांव, नारायणपुर से अंतागढ़, नारायणपुर से दंतेवाड़ा, तीनों सड़कों की हालत आप बताइए, फिर मैं जनता से पूछ लूंगा। पहले तो मैं आपके INH और हरिभूमि दोनों को, हमको बुलाए जाने के लिए और सम्मानित करने के लिए बधाई देता हूं, और एक अच्छी पहल है आपकी। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ झाजी बैठे हैं, इनसे पूछिए ये किस कार्यकाल में बिना अनुमति, बिना तैयारी, बिना उस गुणवत्ता की सड़क में जहां 50-50, 55 टन की सैकड़ों गाड़ियां चलती, क्या उसकी तैयारी थी? और भूपेश बघेल जी की सरकार ने अनुमति कैसे दे दी? अगर अनुमति नहीं देते तो ये सड़कें रौंदी नहीं जाती, सड़कें खराब नहीं होती, जीर्ण शीर्ण नहीं होती। और इनकी सरकार में, इनसे एक चीज और पूछ लीजिए, 5 साल में इन्होंने कितने बार कितने सड़क पैच रिपेयरिंग भी कराए हो, तो मुझे बता दिए। 1.5 किलोमीटर नारायणपुर का गौरव पथ बना देने से नारायणपुर का विकास होता है? तो मैं इनसे जवाब चाहता हूं, क्या ये बता दे मेरे को। और बिना तैयारी के आपने सारी सड़कें खराब कर दी, और उसका दोषारोपण हम पे, यानी हर बार आप विष्ठा करो और सफाई के लिए बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारी ठहराओ। आदरणीय, मैं अपने सवाल को थोड़ा और विस्तार दे देता हूं। छोटे डोंगर में कब तक 4 व्हीलर से जा सकेंगे? हम आपसे कह रहे हैं, आप 2027 के बरसात के पहले आइए, हम आपको बेधड़क ले जाएंगे और अच्छी शांत के सड़क से ले जाएंगे, और 35 मिनट में आपको छोटे डोंगर ले जाएंगे भाई साहब। राजेश दीवान जी, उम्मीद है? पहली बात तो आप ये बताओ, आदरणीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो है सारी सड़कें उखाड़ फेंकी, क्या दुश्मनी थी सड़कों से? है ना, हम लोगों ने अगर सड़क उखाड़ दी तो जनता को इन्होंने वायदा किया था 6 महीने में सड़क बनाने का, आज 2 साल खुद इनके पूर्व मंत्री, खुद एक महोदय बैठे हैं धौड़ाई के चौक में, इन लोग धरने पे बैठे थे, और वहां पर इन्होंने वायदा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 6 महीने में सड़क को बना के। आज 2 साल से ज्यादा हो गया। चलिए उस सड़क की बात छोड़िए, वो तो बनना होगा, बनेगा। मैं छोटी सी बात, नहीं तो देवांगन जी बता रहे हो, तो सड़क बनाते हैं आप लोग, कुदाल ले जाते हो, उखाड़ देते हो। तो फिर बना, इसलिए सरकार हमको, जनता हमको उखाड़ देती है। फिर ये भी बात सही है, इसलिए जनता आपको उखाड़ देती है। चलिए ठीक है जी, पूरा जवाब पूरा करिए। दूसरी चीज जी महोदय, मैं बहुत एक गहन आपको बात बताना चाहता हूँ। नारायणपुर से कोंडागांव के बीच में जो नेशनल हाईवे का सड़क बन रहा है, पिछले 8 महीने से यात्री बसें बंद है। ये मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया में जी ये ऐसा पहला उदाहरण होगा कि उस क्षेत्र में बसें नहीं चल रही है।
ये बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति है। दीवान जी एक से लगे हाथ एक सवाल का और जवाब दीजिए। आपके शासनकाल से रावघाट परियोजना शुरू हुई थी, बीरबल की खिचड़ी क्यों हो गई वो? जी, रावघाट परियोजना आपके शासनकाल शुरू हुई थी, बीरबल की खिचड़ी क्यों हो गई वो रावघाट परियोजना? नहीं खिचड़ी नहीं हुई है, चल रहा है तो। पक गई है? कब पकेगी? पकेगी ना, बिल्कुल पकेगी। तो वो थाली में कब आएगी? आने वाले 2 साल बाद आएगी ना। आदरणीय एमओयू जो किया गया ना वो कांकेर जिला में किया गया। अधिकांश खदान का 65% भाग नारायणपुर जिला में है। डीएमएफ इन्होंने उठाकर कांकेर को दान दे दिया। हम तो लगे हुए और हम लाके दिखाएंगे। हम जनता से कभी झूठे वादे नहीं करते। मेरे साथ देवनाथ उसेंडी जी हैं, उनसे भी जरा एक बार मैं एक सवाल करने देता हूँ। देवनाथ उसेंडी जी, 2 साल हो गया, बड़ी बड़ी योजनाएं आप लोगों ने शुरू की, जैसे बता रहे थे विजय भाई, हमारे कोई हमने ITI शुरू कर दिया, ये कर दिया, आप लोगों ने आत्मानंद शुरू कर दिया, सब कर दिया। 2 साल में समझ पाए कि आखिर जनता ने निपटाया क्यों आपको इतना सब करने के बाद भी? अब देखिए, ऐसा क्या कमी रह गया था? कि हम लोग ने रोड बनाया था, ठीक है जी, छोटे डोंगर का रोड बनाया था, हम लोग बिगाड़ दिए, जनता हम लोग को भी बिगाड़ दी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सरकार इन लोग हैं, 6 महीना में रोड बनाएंगे बोले। मंत्री जी यहाँ के हैं, 4 बार के मंत्री हैं, रोड में बैठ के धरना दिए कि हम मेरे को वोट दो, 6 महीना में रोड को बना दूंगा। और अभी तक 2 साल हो गए, पूरा जाने के लायक नहीं है। ये रोड की स्थिति वही है। ये तो आप लोगों का फायदा नहीं है, फायदा वाली बात नहीं। ये लोग काम नहीं करेंगे, अगली बार फिर आओगे आप लोग। अब वो आपका ही तो फायदा करा रहे हैं लोग। वो तो जनता ऐसी बिठा देगी, तो आपका ही तो फायदा करा रहे हैं, काम आने नहीं वाले करते। समय में ऐसी बिठा देगी। लेकिन जो है 5 साल सरकार में आए हैं, काम करना चाहिए। जो महतारी वंदन के नाम से सरकार में आए, और अभी पंचायत में अभी मैडम बैठी है, सरपंच भी हैं, आपके जिला अध्यक्ष भी हैं जी। इन्हीं से पूछ लो कि अभी 13वीं वित्त का 14वीं वित्त का 1 पैसा नहीं आ रहा है। हर पंचायत में पुल पुलिया कोई काम नहीं हो रहा जी, है ना जी। और ये केवल ठगने का काम ये सरकार किया। तो पूछ लेते हैं संजय जी, एक बड़ा सवाल है। जो पूरे प्रदेश में बेरोजगारी दर के अगर हिसाब से देखें आंकड़े में, नारायणपुर तीसरा नंबर है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगार है। इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उद्योग हैं, रोजगार क्यों नहीं देते स्थानीय लोगों को ये लोग? और आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं कि हमारे लोगों को रोजगार दो? तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं आपके नारायणपुर जिले में, क्या कहेंगे? क्यों नहीं मिलता यहाँ के लोगों को रोजगार, लड़कों को? यहाँ के जो लड़के हैं, युवा लड़के, इनको जैसे प्रशिक्षण के माध्यम से लेना चाहिए, है ना, योग्यता अनुसार दिया भी जाता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना शुरू की थी, वो भी आपने अभी बंद हो गई है। प्रशिक्षण आदिवासी बच्चों को जो ITI वगैरह से जो मिलता था कौशल उन्नयन योजना, वो भी तो बंद पड़ी है। आप ही लोगों की योजना थी। आपको मैं बताती हूँ कि जैसे ना ये नहीं कि हमको रोजगार के माध्यम से केवल नौकरी ही चाहिए, है ना। जो रोजगार यानी जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को कई रोजगार के माध्यम जो नहीं, ये तो आप विजय भाई की पार्टी वाली बात, गोबर बेचो वो भी रोजगार बोल दोगे तो नहीं, वो नहीं है। जैसे अपन प्रशिक्षण किए, उसके माध्यम से स्वयं यानी रोजगार देने के लायक बने, ये नहीं कि केवल लेना ही चाहे। ठीक बात है, योजनाएं बहुत योजनाएं भाजपा के पास बहुत है। आप नाली गैस से गोबर वो गैस बना सकते हो, उससे पकौड़ा तल सकते हो, इतनी योजनाएं हैं। ऐसा कुछ बताओ ना कि क्या करेंगे। मेरा सवाल एकदम क्लियर है संजय जी। बड़े बड़े माइंस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मैं जो सुना हूं कि आने वाले समय में जो तैयारी है यहाँ पे कि 50 से 60 और नए ऐसे कंपनी जिनसे MOU जो है होने वाला है। फिर भी प्रदेश में जो जिले वाले जो आंकड़े हैं ना बेरोजगारी के, नारायणपुर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा बेरोजगार आपके यहाँ है, तीसरे नंबर पर। इतने बेरोजगार लड़के यहाँ, स्थानीय जो उद्योग हैं उनमें उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? इसके लिए आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते? मेरा सवाल यह है। मैं यही बोलना चाह रहा था, आप मुझे रोक देते हैं। एक तो स्थानीय भर्ती रोक दिया। रात को भी हम मैं मुख्यमंत्री के सामने बात रखे थे जी, एक एक करके, कल भी यही बात। संजय जी मुख्यमंत्री के सामने यही बात रखे तो उन्होंने वही कहा कि जैसे अपने अभी बीच में ना कांग्रेस पार्टी था, 3 वर्ष हो रहा है, ये स्थानीय भर्ती जो रोका गया है, उसको हम भी मांग किए हैं कि स्थानीय कम से कम तृतीय चतुर्थी वर्ग अब तो भर्ती हो। एक सेकंड आदरणीय जवाब सुन लीजिए। मैं एक सेकंड, अब तो बीती बात हो गई ना, कांग्रेस तो गई, अब तो आप सत्ता में हो, केंद्र में भी सत्ता, आप तो ट्रिपल इंजन लग गए हैं। नगरीय निकाय में भी आपकी सत्ता, प्रदेश में भी आपकी सत्ता, केंद्र में भी आपकी सत्ता, और कौन सा इंजन चाहिए?
विकास। भैया एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये स्थानीय भर्ती बंद करने की बात कर रहे हैं और आज बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि हम नक्सल मुक्त करने की ओर जा रहे हैं। इनको याद नहीं है शायद वही बस्तर फाइटर के बच्चे हैं जो नारायणपुर के अबुझमाड़ के अंतिम क्षेत्र आदेर के बच्चे उस बस्तर फाइटर में और नक्सल खात्मे के फ्रंट लाइन में खड़े होके वो नक्सलियों से लड़ रहे हैं। दूसरी बात भैया, अभी छत्तीसगढ़ में 6000 पुलिस भर्ती निकला था भैया, उसमें 400 पोस्ट हमारे नारायणपुर जिले को मिला था। 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है नारायणपुर जिले से, बड़े दुर्भाग्य की बात है। नहीं देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा, टैलेंट की और इसकी कोई कमी नहीं है। मैं अभी यहाँ पे कलेक्टर मैडम से मिला, यही गिदन की है ना, गिदन की बिटिया। देखिए ये मतलब एक गिदन की बिटिया आईएएस बन के, कलेक्टर बन के आपके ही शहर में आ सकती है, तो टैलेंट कहाँ का भी बच्चों में। आप देखिए पुलिस फोर्स में जितने बड़े पद है उसमें 42% बच्चे जो है ना, अभी यहाँ के आदिवासी बच्चे जो है 42% फोर्स में बड़े बड़े पदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये एक टैलेंट की कमी नहीं है। जो एक हम बहाना मारते थे कि चलो उसको नक्सली जो है काम नहीं करने देते, अब तो मेरे ख्याल से वो भी 90% वो भी मेरे ख्याल से खत्म होने को आई है। तो कम से कम अब उन बच्चों को मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है, मेरा सवाल। मैं ये पूरा करना चाहूंगा भैया अपनी बात। मैं वही बात बता रहा था, 400 पोस्ट नारायणपुर के दिए थे, 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वो बच्चे अपनी मांग को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर नारायणपुर से कोंडागांव पद यात्रा करते हैं 50 किलोमीटर। आज हाईकोर्ट से वो रद्द हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इन लोकल लोगों को रोजगार नहीं दे सकते? ये बड़ा दुख की बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा भाई विजय जी जो बोल रहे हैं कि स्थानीय भर्ती को रोक लगाने वाले ही अगर भैया बस्तर फाइटर तो बड़ी हंसने की बात है। ये तो उल्टी बात करते हैं आप लोग। आप लोग को ये मान लीजिए, विरोध के स्वर जब अच्छे होते हैं जब विरोध में दम होता है। भैया एक बात मैं भैया को याद दिलाना चाहता हूँ, ये बस्तर फाइटर वोटिंग नहीं, आपके पास माइक आएगा तब बोलेंगे ऐसे। भैया मैं एक ही लाइन बस बताना चाह रहा हूँ, ये बस्तर फाइटर में जो युवा लगे हैं वो कहाँ के हैं? भैया बस्तर फाइटर में जो युवा पुलिस में भर्ती हुए हैं वो कहाँ के हैं, ये बता दे बस। ये लोग कहते हैं स्थानीय भर्ती हम लोगों ने बंद की। उस मुद्दे पे एक बार और आते हैं, लेकिन इस सबसे बड़ी बात उस मुद्दे पे भी आएंगे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, आदरणीय बघेल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कुछ बड़ी योजनाएं थी, जैसे कि कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो राजनीति के चश्मे से नहीं देख सकते हम, कुछ चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कुछ योजनाएं ऐसी होती जो जनता के हित में होती है। ऐसी कुछ योजनाएं थी आपके यहाँ, चरण पादुका की योजना जो थी, ठीक है, वनोपज को जो है वो उसकी योजना थी, वनोपज को समर्थन मूल्य जो बढ़ा के दिया गया, ये उसमें भी कम से कम अभी 27% की जो है वो उसमें भी कमी है। जो अदर स्टेट से अगर आप तुलना करोगे, आप झारखंड से तुलना कर लो, जहां आदिवासी स्टेट वहां से तुलना कर लो, अभी भी 27% जो है उसका दर कम है, ठीक है। तीसरी योजना है ना, इसके अलावा ऐसे कौशल उन्नयन योजना जिसमें बच्चों को आईएएस, आईपीएस और इसके अलावा आईटीआई ट्रेनिंग देनी, ये 3 बड़ी योजनाएं, तीनों बंद है। कब चल? देखिए महोदय जी, अभी वर्तमान में इस संबंध में सरकार प्रयास कर रही है और अब आप लोग जर्सी का देने बात किए तो गोल्लर तक तो नहीं दिए भाई साहब। चरण पादुका को पुनः लागू किया जा रहा है। हाँ। हमने 5500 की तेंदु पर पत्ते को प्रति 1000 गड्डी की हमने ही घोषणा की और पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक दर है हमारी। और आपने तीसरी क्या चीज पूछी? कौशल उन्नयन योजना। कौशल उन्नयन में आप लोगों को याद होगा, सबको याद होगा कि आदिवासी बच्चों को आईटीआई, आईपीएस, आईएएस की ट्रेनिंग देने के लिए कौशल उन्नयन योजना जो है शुरू की गई थी और करीबन उसमें जो है 61 बच्चे 2012 में 61 बच्चे निकले भी हैं। वो इतनी अच्छी योजना थी खासतौर पर इन बच्चों के लिए कि इन बच्चों को मुफ्त में आईएएस, आईपीएस की और आईटीआई ट्रेनिंग अगर मिलती है, ये बच्चे, उसमें कई बच्चे बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई बच्चे मुंबई में हैं। वो इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी इन बच्चों के लिए, वो योजना अभी बंद है आदरणीय आपके शासन का। मेरा ये कहना है आपसे, छोटे छोटी जो जितनी चीजें आई थी हमारे प्लम्बर के, इलेक्ट्रीशियन का, वो जो एक तरह से रोजगार केवल नौकरियों तक क्यों सीमित होते हैं? हम व्यापार की ओर भी क्यों नहीं बढ़ते? हमारे बच्चे हर क्षेत्र में जाएं, सर्वांगीण विकास की बात हम करने दौड़ रहे हैं। और रही बात ये जो कह रहे हैं, अगर आज हमारा ये नक्सल मुक्त क्षेत्र नहीं होता तो ये इतनी बात तो हम कर भी नहीं पाते। आज अगर हमारी सरकार का प्रयास है तब आज नक्सल पीछे हटे हैं। अच्छा, मेरे एक बात हो जाती है जी, आप नक्सल आपकी सरकार का प्रयास है, 15 साल भी तो आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं किया ये सब? बीच के 5 साल, अब मैं आपसे फिर बोल, 5 साल को छोड़ो, पहले 15 रमन सिंह की 15 साल सरकार थी, तब क्यों नहीं की है? 10 साल कौन था केंद्र में भाई साहब?
10 साल केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कब से आए हैं बताइए जरा। 2014 में आए हैं आदरणीय। हाँ 2014 से 2014 में आए हैं। 2018 हमारे को 3.5 साल मिला। हमने उस समय भी इनको पीछे खदेड़ा। अगर अभी हमारी शाह 1.5 सरकार साल का सुन लीजिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, हमारी सरकार को अगर ये पिछले 5 साल मिल जाते ना तो आज ये लोग इतिहास में दर्ज हो जाते। ये एक पुरानी कहावत है आदरणीय, दूसरों को पाप गिनाने से अपने थोड़ी कम हो जाते हैं। अब जब अमित शाह 1.5 साल की अगर समय सीमा दे सकते हैं तो उस समय भी आप 1.5 साल की समय सीमा दे सकते थे 4 साल में। जब जागे तब सवेरा। हम तो जाग चुके हैं। अब दूसरों को जगा रहे हैं, हम लोगों को जगाने आए हैं, बुधवार को जगाने आए कि अब जो है सवेरा होने वाला है। जैसे कि आज हमने देखा है, अगर सवेरा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बच्चे पूरे प्रदेश में, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आंकड़े जो बताते हैं, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी बस्तर से निकलते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी बस्तर से निकले हैं। आप जब जाके देखिए, सब मतलब 27 से 28 जो फीसदी जो पूरे बच्चे हैं बस्तर में, राजनांदगांव खेल हब कहा जाता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक बच्चे राष्ट्रीय खिलाड़ी में अगर खेले हैं तो हमारे यहाँ बच्चे खेले हैं, और खास तौर पे ओलंपिक में 3 बच्चे यहाँ के ओलंपिक में सेलेक्ट हो गए हैं। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि बस्तर के बच्चे में इच्छा शक्ति है तब, लेकिन उनको मौका मिले तब। वही मौके की बात हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं जनता से चाहूंगा कि कोई अगर सवाल आपके मन में हो तो बेहद शांति, आप केवल विकास को लेकर, राजनीतिक सवाल नहीं चाहिए, राजनीतिक सवाल नहीं, विकास को लेकर। नारायणपुर की बात करें आप, नारायणपुर के बच्चे, आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, बेटा खुल के बात करो, नारायणपुर के जिले की बात करो। सर नारायणपुर के जिले की बात है तो फिर अभी जितना भी व्यापम हो रही है, बच्चों की शिक्षा जब तक अपने जिला में अगर नहीं होगी जी, तो फिर ये विकास कहीं की बात नहीं होगी। तो आज जितने भी व्यापम की परीक्षा हो रही है वो जिला नारायणपुर को छोड़ के वो कहीं जगदलपुर की सेंटर दिया जा रहा है, कहीं कोंडागांव की सेंटर दिया जा रहा है। तो अंदर के हमारे शिक्षित जो बेरोजगार लोग हैं वो यहाँ से वहां तक तय करने में कितने पैसा खर्च करनी पड़ती है। कम से कम इसको अगर व्यापम की जो परीक्षा है वो IAS IPS की जो परीक्षा होती है वो ठीक है, हम रायपुर जाके देंगे, जगदलपुर भी जाकर देंगे, लेकिन ये व्यापम की जो परीक्षाएं बाकी व्यापम का परीक्षा, मैं इसमें एक ना छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सही लगे बताइएगा। ये कहावत है कि माँ भी अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती जब बच्चा रोता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, सरकार आपकी है, जब तक आप सरकार से मांगेंगे नहीं। कितनी अच्छी बात उठाई उन्होंने कि नारायणपुर में सेंटर नहीं बना के कोई बच्चा जिसके पास साधन ना हो, जिसके पास ये सुविधाएं ना हो, वो जगदलपुर कैसे जाए, वो रायपुर कैसे जाए, वो राजनांदगांव कैसे जाए। हम लोग इसे अगला मुद्दा अपना मान के चलेंगे। हमारा अगला एजेंडा ये होगा, हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं। हेलो, और कोई बच्चों मैं आप लोगों से चाहूंगा, बहुत बढ़िया बेटा। सर मेरा नाम मंदिर का ग्राम बरंडा का हूँ, जो कि ये रावगढ़ कदम जिसके नाम से जो मैराथन कराना चाह रहा है उसके समान कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि रावट घाट में जो मजदूर की जरूरत होती है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कम से कम तो बारी तो कर सकता है काम, वहाँ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो उसमें जो भर्ती जो लेने जा रहा है वो नियमित तरीके से नहीं हो रहा है, कोई 5 पास वाला जा रहा है, और हम लोग जो 12 पास किए हैं जी, तो उनको एक बार यही मुद्दा मैं उठा रहा था कि जो इतने बड़े बड़े उद्योग हैं यहाँ पे, चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, यही मुद्दा मैं उठा रहा था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। मैं संध्या जी आपसे पूछूंगा, कम से कम आपकी सरकार है, आप तो इतना मांग तो रख सकते हो कि हमारे यहाँ से अगर तुम कोयला ले जा रहे हो, हमारे यहाँ से आयरन ओर ले जा रहे हो, हमारे यहाँ से बॉक्साइट ले जा रहे हो, तो हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, रोजगार तो दो भाई। जी जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारे युवा बहुत से यानी बेरोजगार हैं, तो फिर जो इतने यानी माइंड से खुला हुआ है, तो अपने छोटे डोंगर का ही मैं उदाहरण देती हूँ। जितने भी यानी प्रत्येक घर से एक एक बच्चे को लेने का जो माइंड से द्वारा वादा किया गया था, अभी लगभग हमारे छोटे डोंगर के माइंड से कंपनी में 450 बच्चे रोजगार कर रहे हैं। और फिर एक एक वर्ष में जब जब यानी जरूरत पड़ता है तो 150, 50 ऐसे ऐसे उन लोगों को लिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद चाहती हूँ कि और भी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर जानते हैं, ये सब तो खाली यानी माइंड से ही इसमें नहीं, उससे संबंधित और जुड़े हुए यानी उनको रोजगार और दिया जाए, और इसमें हम भी कोशिश करेंगे। ये देखिए शर्त भी होती है, आप लोग भी जानते हैं कि शासन जब भूमि अधिग्रहण या किसी प्रकार के जब वहां पे लगाती है तो ये शर्त होती है कि हर घर से एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी, उसके बदले में ये शर्त होती है। कम से कम इन शर्तों के पालन के लिए, कम से कम इन शर्तों के पालन के 2-3 तरह की शर्तें होती है, जिसमें कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके जो जगह पे 14 पेड़ लगाएंगे, ये भी एक शर्त होती है।
अगर आप किसी की 1 इंच जमीन ले रहे हैं तो उस घर से एक बच्चे को नौकरी देना पड़ेगा, कंपनसेशन का ये भी एक शर्त होती है। कम से कम इन शर्तों का, हमारे अगर लोहे से, हमारे आयरन ओर से दिल्ली में मॉल बने तो हमारा क्या फायदा? कम से कम हमारे बच्चे नौकरी में लगे, उसका वो तो एक फायदा हो। ये इन बच्चों की मांग है। और कोई? जी जी बेटा। सर, मेरा नाम डॉली जैन है और मैं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हूँ। मेरा एक सवाल ये है सर कि हमारे कॉलेज में एक इंडोर स्टेडियम की कमी है। मैं एक यूनिवर्सिटी लेवल की चेस प्लेयर हूँ, अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। तो मैं आपसे बस यही चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में एक इंडोर स्टेडियम खुल जाए ताकि मेरे आने वाले जूनियर्स को इसकी कमी महसूस ना हो और वो आगे इसी तरह प्रगति करते रहे। हमारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हमारे कॉलेज में एक इंडोर स्टेडियम नहीं है, इसलिए उनको बहुत दिक्कत होता है अपने प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपसे यही चाहूंगी। और दूसरा मैं आपसे ये चाहूंगी कि अब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, तो इसके बाद मैं आगे की पढ़ाई मेरे को यहाँ से बाहर जाके करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे कॉलेज में एमकॉम की सुविधा नहीं है और शिक्षकों की भी बहुत कमी है। तो मैं आपसे यही चाहूंगी कि हमारे बीकॉम के लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षक हो, क्योंकि हमारा 4 सेमेस्टर अब हो गया है, उसके लिए सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। तो 2 ही शिक्षक कैसे 4 सेमेस्टर को हैंडल कर पाएंगे? इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक भर्ती हो ताकि हर एक क्लास में एक समय में एक शिक्षक वहां पर पढ़ाएं और हमारे कॉलेज में एमकॉम की सुविधा भी हो ताकि बीकॉम के जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ से बाहर जाकर पढ़ना ना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं इसमें एक छोटा सा आप लोगों को और करता हूँ कि करीबन 7,000 जो टीचर हैं उनके प्रमोशन रुके हुए हैं। अगर उनका प्रमोशन हो जाते हैं तो जो बच्ची बोल रही है ना प्रोफेसर की जो कमी है, अगर वो सहायक अध्यापक से प्रोफेसर हो जाते हैं तो शायद वो कमी दूर हो जाएगी। आप लोग नई भर्ती की ज्ञापन दे रहे, कम से कम सरकार से ये प्रस्ताव रखा जा सकता है कि जो प्रमोशन रुका हुआ है ना, जो डीपीसी जो रुकी हुई है, अगर उसे पूरा कर दिया जाए तो जो 7,000 नए प्रोफेसर आपको मिलेंगे, उनकी जगह जूनियर आ जाएंगे, नए प्रोफेसर जो मिलेंगे, कम से कम वो प्रमोशन अगर हो जाए। और दूसरी बहुत जायज मांग कि इंडोर स्टेडियम कम से कम एक जिले में एक इंडोर स्टेडियम तो एक महती आवश्यकता होती है, बहुत बुनियादी आवश्यकता होती है। आपने बहुत ही अच्छा सुझाव रखा है, इसको हम शासन तक ले जाएंगे और आज जो आपने बात रखी है इसको मैं स्वयं नोट करके रखे रहूंगी और इसका प्रयास करेंगे। और आप जितने भी बच्चे हैं आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि जब तक यानी जानकारी ना मिले कौन से सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है, क्या की समस्या है, जरूर आप दें। मैं भाजपा जिलाध्यक्ष के नाते मैं स्वयं इस बात को रखूंगी, आगे तक ले जाऊंगी। मेरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जय भाई? जी बहुत बढ़िया सवाल की है वो बच्ची ने। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तो वही कन्या महाविद्यालय जो भूपेश बघेल जी ने दी थी। छोटे डोंगर में मैं जनहित की बात को करता हूं। छोटे डोंगर में एक अच्छा कॉलेज बना हुआ है हमारे माड़ के क्षेत्र को बच्चों के लिए। मैडम आप प्रयास कीजिए कि वहां शिक्षक अच्छे हों और अच्छी व्यवस्था है। करोड़ों का टर्नओवर है हमारे माइंस से, जो रोजाना करोड़ों का टर्नओवर ले जाते हैं। व्यापारी संघ के अध्यक्ष को भी मैंने सुना, परिवहन संघ के अध्यक्ष को भी मैंने सुना, और यहाँ पे हमारे माइंस के प्रबंधक भी यहाँ बैठे हैं। जनहित इसी की काम 1 रुपया कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ITI खुला भूपेश बघेल जी की सरकार में, कॉलेज खुला भूपेश बघेल जी की सरकार में, अस्पताल है भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटी सी गाड़ी जो होती है टेम्पो, पुराने पिक्चर में हम लोग देखे करते थे, टेम्पो में गुंडा आते थे भर के ले जाता था, वो पिक्चर का एक एम्बुलेंस झा साहब ने वहां छोटे डोंगर में। सप्लीमेंट्री सवाल था उसका जवाब नहीं दिया विजय भाई। आपने ITI खोला, तमाम चीजों का, 83 स्कूल बंद क्यों हुए आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ था भैया। इस कार्यकाल में युक्तिकरण के चक्कर में 80 स्कूल क्यों बताऊं मैं 83 स्कूल क्यों बंद हुए? वो पूरी क्योंकि रिपोर्ट बनाई थी हमने आधे घंटे की, इसलिए मुझे याद है। उसमें से 83 स्कूल में 40% एकल शिक्षक वाले थे। जब उनको युक्तिकरण किया गया, उस समय समायोजित किया गया, 3 लोगों के प्रमोशन के बाद समायोजित किया गया, तो उन स्कूलों में जो है वो शिक्षक विहीन स्कूल हो गया, इसलिए स्कूलों को बंद करना पड़ा। भैया ये स्कूल इस शासन में 80 स्कूल युक्तिकरण में इस शासन में हुए हैं। तो युक्तिकरण का तो हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अगर मान लो नए शिक्षक आते हैं, आपको मैं बताऊं, अकेले बस्तर में करीबन 254 स्कूल हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं लेकिन 200-250 के आसपास हैं, जहां एक भी टीचर नहीं है। बच्चा खुद जाके स्कूल का ताला खोलता है। इसके अलावा 679 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर 5-5 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। ये स्थिति है हमारी सरकार में। भैया मैं NSY का अध्यक्ष, छात्र संगठन का अध्यक्ष भी रहा हूं, अभी भी हूं। आपको सोनपुर याद होगा, वहां सिर्फ 8वीं तक क्लास लगता था।
हमारी सरकार में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया 10वीं तक आज क्लास लग रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने कल एक स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, वो स्कूल हमारी सरकार की देन है। सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया कि छात्र संगठन के नाते अच्छे से स्कूल में हो, चाहे कॉलेज के जो बातें हैं, जो यहाँ के मूलभूत सुविधा है, उसको प्रमुखता से रखने का प्रयास किया और उस चीज को लागू भी कराया। यहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल कॉलेज है भैया, MSc MCOM नहीं होता था, आज वो MSc MCOM यहाँ पे हो रहा है। लो ये बच्ची बता रही थी MCOM शुरू नहीं वो होता वहां है। पे नहीं होता। कन्या महाविद्यालय के स्वामी आत्मानंद कॉलेज है यहाँ पे, MSc है यहाँ पे। स्वामी आत्मानंद कॉलेज को तो सांस ऑक्सीजन की जरूरत है, अभी क्या हालत है आप लोग भी जानते हो। स्वामी आत्मानंद अभी का सरकार, अब क्या बताएं भैया, बैठे हैं प्राथमिकता से बताएंगे लेकिन आपको। एक सवाल मेरा संध्या जी आपसे बनता है। 5 साल तक आप लोग बिना पानी पिए कोसते रहे, शराब बंद कब करोगे, शराब बंद कब करोगे, और जनता ने कहा भैया शराब बंदी नहीं करेंगे तो हम भाजपा की बार मौका देके देखते हैं, हो सकता है शराब में कमी करते हो। आप नया 44 दुकान खोल डाले, अभी आबकारी नीति में दुकान की संख्या बढ़ा दी है आप। तो ये उनका नारा था हम शराब बंदी करेंगे, आपका नाम है हम शराब वृद्धि करेंगे, ऐसा कुछ है? वो तो देखिए, मैं तो सबसे पहले ना विजय सलाम जी को यही बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा छोटे डोंगर को ध्यान दे रहे हैं लगता है। अगर ना ऐसे ही ध्यान दें, केवल कहने से नहीं होता है, वास्तव में यानी इनके 2-3 प्रश्नों को मैं सुन रही थी। एम्बुलेंस जब हमारे डॉक्टर रमन मैं सिंह एक सेकंड रोकना चाहूंगा, हमारे बीच में स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज पधारे हुए हैं। मैं इस पर चाहूंगा सब लोग, आप लोग किसी मतलब परिचय के मोहताज नहीं है स्वामी जी, और आज मैं पहली बार मुझे आश्रम जाने का मौका मिला। मैं इतना आनंदित हुआ कि जिस तरह से अबुंजवाड़ के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, मैं उन बच्चों से पर्सनली बात किया तो खाने पीने से लेकर कपड़े और उनकी जो आके जो बुनियादी चीजें हैं, इतने शानदार तरीके से ध्यान रखा जाता है वहां बच्चों का। कोचिंग के लिए खेल है वहां पे, तो स्वामी जी इसके लिए मेरा आपसे जो है साधुवाद, आपको मेरा प्रणाम इसके लिए, जिस तरह से बच्चों के लिए आप जो कर रही है, आपकी संस्था जो कर रही है। जी संजय जी, आप विजय सलाम जी को जवाब दे दीजिए, छोटे डोंगर पे ही क्यों देखते हो, बाकी उधर भी देखो, फरसगांव देखो, अंतागढ़ देखो। विजय सलाम जी यही बोल रहे थे कि एक टेम्पो, हॉस्पिटल में टेम्पो, मैं जब जिला पंचायत सदस्य थी, हम लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे उस समय, तो हम लोग ने स्वयं लेटर पैड में मांग की एम्बुलेंस के लिए, छोटे डोंगर के लिए एम्बुलेंस और बेनूर के लिए एम्बुलेंस और फिर नारायणपुर के लिए। उसके पहले तो नहीं था, जब हमारी सरकार आई तभी से एम्बुलेंस की सुविधा हो गई है। और कई यानी जैसे स्कूल, ये तो हो गया विजय सलाम जी का। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, शिक्षा पे आए थे वो लोग हैं जो शिक्षा में भी राजनीति करते हैं। डीएवी वालों से पूछ लीजिए, वो रो रो के भटक के वापस गए और उनको वर्षों तक तनख्वाह नहीं दी। आप एक बात बताइए, शिक्षा में राजनीति करते हैं, गरीब बच्चों को फ्री में आत्मानंद स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे थे, क्या आप लोगों ऐसा लगा कि फंडिंग सारी रोक दी? नहीं, ऐसा कुछ गरीब बच्चे बिना फीस दिए इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो क्या बुराई थी? आज आत्मानंद स्कूलों का हालत देखिए, ऑक्सीजन में है, वेंटिलेटर में है, चल रहा है। कौन आप, मैं वही भैया एक चीज आपका मैं और अच्छे से बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो OSD हैं वैद साहब, उनकी मिसेस है वहां पे, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे दर्द है तो बोल रहा हूँ, वहां पे उनका व्याख्याता में पोस्ट है, 6 महीने से गायब है, 6 महीने से गायब है, किसी कोई परवाह नहीं। जांच का विषय, लेकिन पर संजय जी आपका नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेके आया था, सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि दवा दारू जरूरत तो सबको पड़ती है, दवा मिले न मिले, कम से कम कुछ लोग तो ऐसे जो उसी दवा समझ लेते हैं। तो 5 साल तक आप लोग पानी पी के, बिना पानी पिए कोसते रहे, इनको शराबबंदी कब करोगे? अच्छा, शराब आपकी सरकार आई नहीं, आबकारी नीति में आपने दुकान की संख्या बढ़ा दी। ये तो हम देख ही नहीं रहे हैं, पहले था, लेकिन अभी केवल पूजा। और फिर मैं छोटे डोंगर क्षेत्र की हूँ, बताती हूँ कि वैसे एक बात मैं बता दूं, ये दोनों मौसेरे भाई हैं, शराब बेचने में पहले इन्होंने सरकारी दुकान, सरकारी हाथ में लिया, इन्होंने घर पर सेवा शुरू कर दी। और ये जो शराब का है, स्वयं को उससे हटाना पड़ेगा। हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, सभी को मिलजुल कर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग उसको बढ़ावा दोगे तो वो बढ़ेगा ही, है? तो इसको छोड़ने का सरकार थोड़ी ना बोल रही है कि तुम शराब बेचो। और मेरा तो सवाल इतना ही है, कवासी जी को तो इसी का इनाम मिला भैया। वो तो ठीक है देवांगन जी, मेरे मूल सवाल पे आइए ना, दुकान की संख्या कम करने बजाय बढ़ा के दिए, मेरा मूल सवाल ये है। नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शराब की दुकान कहाँ कहाँ है। आप लोग जाते होगे तो जानते होगे भाई, मुझे नहीं। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। तो हम अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आते हैं।
मेरे सामने 3 प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, तो उधर गोबर वाले, इधर धान वाले, तो मेरे सामने 6 लोग प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। एक सवाल बस, अब अगर जो इस तरह से हम बताया कि 90% अब नक्सल समस्या समाप्त होने को है, और हमने देखा भी, उसका असर भी देखा है। पहले जब हम आते थे तो 5 बजे के बाद जो सन्नाटा दिखता था बस्तियों में, कल हम जब आए तो 8 बजे के आसपास आए, उस समय भी काफी जो है चहल पहल थी। तो हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से पुलिया बन रही थी, हम तो ये अंतरकट रोड से आए तो सारे पुलिया जो है वो निर्माण में थे। 3 साल में क्या नारायणपुर को, जो अबूझमाड़ जो था अब तो बूझने लगा है, नारायणपुर क्या राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर के जो है बराबरी में ला पाओगे? बिल्कुल निश्चित आएगा। नारायणपुर एक विकसित और बहुत समृद्ध नारायणपुर आपको सामने दिखेगा, और इसका इतना उज्जवल भविष्य है। ये जो हमारे विरोधी भाई हैं, ये भी हमारे पीठ पीछे निश्चित रूप से हमारी तारीफ करते मिलेंगे कि आपने इसको एक नक्सल मुक्त और बहुत शानदार एक जिले के रूप में निर्मित किया है। अब वो उधर हंस रहे हैं सलाम जी, बिल्कुल नहीं करोगे, उन्हें हंसने का, देखिए हमारा फायदा बोले, अगली बार हम इधर बैठेंगे, तुम उधर बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा कराओगे। और लोकतंत्र में यही तो एक सच्चाई है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी आदरणीयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार सम्मान के लिए जो है आदरणीय, एक बार एक छोटी परंपरा है हमारी। बिल्कुल, हमारी एक परंपरा है कि हम सम्मान करते हैं अपने जो मेहमान हैं उनका। तो हमारे मंच पर हमारे 6 मेहमान हैं, इनका सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं कुछ मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। नारायण प्रसाद साहू को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो ब्रिजमोहन देवांगन जी का सम्मान करेंगे। तो ये परंपरा रही है, हम जिस जिले में भी जाते हैं वहां पर जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब तो करते ही हैं, उन्हें सम्मानित भी करते हैं, और वो अपना कीमती वक्त देते हैं, यहाँ मंच पर आते हैं। और इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूँ कि मैं इनका इंतजार था, मैं खुद पर्सनली इसके लिए जो मैं उत्सुक था, स्वामी जी का मैं एक छोटा सा सेशन जो है हमारा, क्योंकि आज मैं आश्रम देके गदगद हो गया स्वामी जी से। सही में जिस तरह से बच्चों के लिए जो आप कर रहे हैं, मैं देख के उसे मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे और संध्या पवार जी के सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा बिंदेश महावीर जी को। मंच पर आइए और सर सम्मानित करिए। संध्या पवार जी जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, और यहां पर उन्होंने कई तीखे सवालों का सामना किया और ये भी बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार जो है नारायणपुर जिले में काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वो कई ऐसी चीजें हैं जिसे वो सरकार के समक्ष रखेंगी और आगे बढ़ाएंगे। आगे मैं बुलाना चाहूंगा राम सिंह जी को, जो मंच पर आएंगे और इंद्र प्रसाद बघेल जी को सम्मानित करेंगे। तो सॉल श्रीफल से सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और यहां उन्होंने बेहद शानदार तरीके से सवालों का सामना किया। राम सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, इंद्र प्रसाद बघेल जी को सम्मानित करेंगे। और इसके बाद श्री प्रद्युमन निषाद जी को मैं मंच पर आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। राजेश दीवान जी को सम्मानित करेंगे प्रद्युमन सिंह जी। और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और बुलाना चाहूंगा रमेश कुमार पांडे जी को, जो देवनाथ उसेंडी जी को सम्मानित करेंगे। आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मंच पर जो है हमारे तमाम वो अतिथि हैं जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। ये कार्यक्रम यूं ही आगे चलता रहेगा। आगे भी बहुत ऐसे मेहमान हैं जिन्हें आप सुनना चाहेंगे और उनके काम जो है सामाजिक तौर पर ऐसे हैं जिसे हम लोग खुद ही देख करके बहुत प्रफुल्लित हुए और वो आगे जो है सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बुलाते हैं जितेंद्र देवांगन जी को, जो विजय सत्यम जी को सम्मानित करेंगे। जितेंद्र देवांगन, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं और हमारे अतिथि का सम्मान करें। तो हमारे सभी अतिथियों ने यहां तमाम सवालों का सामना किया और इस सेशन में बेहद सौहार्दपूर्ण वो बातचीत हुई। दर्शकों के वो जो सवाल थे जो बेहद जरूरी होते हैं, उन सवालों का भी इन्होंने जवाब दिया। तो ये सम्मानित करते हुए जितेंद्र देवांगन जी, तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत। बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस मंच की शोभा